Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे और आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 6.7 के लेक्चर नंबर 1 के ऊपर मूव कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरिया अंडर द कर्व के कॉन्सेप्ट को। तो भाई सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेटा एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट होता क्या है। मेरे प्यारे शागिर्दों, कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट y इंटू डी एक्स। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा एरिया अंडर द कर्व को फाइंड आउट करने के लिए, फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट होता है। हमने ऑल्दो पहले भी पढ़ा हुआ है एरिया अंडर द कर्व का, या हमने डायरेक्टली इस नाम से नहीं पढ़ा हुआ, हमने लिमिट्स के नाम से पढ़ा हुआ है। कभी भी इंटीग्रेशन पे अगर लिमिट्स आ जाएं तो अगेन देखो कॉन्सेप्ट क्या है। आप सिंपल जिस भी फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही होगी, जिस फंक्शन के ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, आप उस पर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे। फाइनल आंसर जब आ जाएगा देन उसके ऊपर लिमिट्स को अप्लाई करवा दोगे। सिंपल तरीके से एरिया अंडर द कर्व का आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात को समझते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है y इज इक्वल टू 3x² प्लस का 2। लेट सपोज इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है कि भाई ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और लिमिट्स आपको गिवन है और ऊपर लिखा हुआ होगा आपके पास फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द फॉलोइंग कर्व्स बिटवीन द गिवन ऑर्डिनेट्स। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है। एग्जामिनर ने आपको इक्वेशन बता दी कर्व की, आपसे कह रहा है कि भाई एरिया अंडर द कर्व निकालो और आपके पास लिमिट्स गिवन है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। आपने सिंपल तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करोगे देखो, आप सबसे पहले लिखोगे कि भाई सिंपल तरीके से एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन बी ए वाई और डी एक्स का डी एक्स। ये एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला होता है। अब देखो जो भी आपको वाई की इक्वेशन गिवन है उसको डाल दो। हमेशा याद रखिएगा बी का मतलब होता है अपर लिमिट, ए का मतलब होता है लोअर लिमिट। तो जो भी आपको लिमिट्स गिवन है इसमें से जो बड़ी वैल्यू है वो हमेशा ऊपर जाएगी, जो भी लोअर वैल्यू है मेरा बेटा वो हमेशा नीचे जाएगी। आपके पास वाई की वैल्यू किसके बराबर है, वाई बराबर है 3x² प्लस के 2 के बाय डी एक्स, डी एक्स इट इज। आपने सिंपल वे में इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाना है। तो इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से 3x² प्लस 2 पे अगर अप्लाई करवाओगे तो बेटा इंटीग्रेशन एक दफा इस टर्म पे जाएगी, एक दफा इस टर्म के ऊपर जाएगी। वेरी नॉर्मल मेथड ना। तो बेटा क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के पास चली जाएगी। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि भाई इंटीग्रेशन एक दफा 3x² इंटू डी एक्स पे जाएगी और एक दफा इंटीग्रेशन 2 के पास चली जाएगी। और ये बाहर 2 और 1 एज इट इज मैंने लिख दिया। देखो मैंने डायरेक्टली ब्रैकेट के बाहर लिमिट्स को इसलिए शेयर कर दिया क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो बारी बारी लिमिट्स ले लेके जाना अच्छा नहीं लगता हमें। हमने एक ही दफा लिमिट्स को ब्रैकेट के बाहर रख दिया ताकि डायरेक्टली अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकें। अब देखो 3x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, 3x² की इंटीग्रेशन होगी सिंपल पावर में एक इजाफा, उसको एक बार नीचे लिखेंगे, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 2x का 2x आ जाएगा ना। देखो 3x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे लिख देंगे। इंटीग्रेशन 2 पे अप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, देखो जिस रेफरेंस जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है वेरिएबल आ जाएगा। और बाहर मेरे पास क्या मौजूद है, बाहर 2 और 1 की लिमिट एरिडिस की एरिडिस। अब इसको ऊपर क्या करोगे, सिंपल तरीके से लिमिट्स को अप्लाई करवा दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाइंग लिमिट्स, तो जब मैं लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, व्हेन यू विल अप्लाई दी लिमिट्स, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से x³ प्लस का 2x एज इट इज। और मेरे पास जो बाहर लिमिट्स मौजूद है वो 2 और 1 की थी, तो अब लिमिट्स को अप्लाई करवा दीजिए। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो ये बेटा फाइनली अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवा दीजिए। लिमिट्स को अप्लाई कैसे करवाओगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एक दफा इनपुट दोगे अपर लिमिट का, माइनस का साइन पे लोअर लिमिट का, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 2 का क्यूब प्लस का 2 इंटू 2, माइनस के साइन के बाद लोअर लिमिट डाल दीजिए तो 1 का क्यूब प्लस का, इसको डायरेक्टली ब्रैकेट में कर दो, ब्रैकेट में करना अच्छी बात होती है, ब्रैकेट में डायरेक्टली कर दो। तो आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा 1 का 1 प्लस का 2 इंटू 1 का 1 सा है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। 2 की पावर क्यूब 8 होता है, प्लस का 2 2 4 बन गया, माइनस के साइन के बाद 1 प्लस का 2 ये 3 बन गया। 8 प्लस का 4 क्या होता है, 8 में 4 का इजाफा करो 12, 12 में से 3 निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। इसको आप 9 यूनिट्स स्क्वायर भी कह सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको लिख दो। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बेसिकली होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है दुनिया में किसी भी टर्म का जो एरिया होता है, तो यानी कि आपके पास मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो भाई मैथ्स के अंदर चूंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, इसको यूनिट स्क्वायर भी आप कह सकते हो, या इसको अच्छा तरीका लिखने का ये होता है कि 9 स्क्वायर यूनिट्स आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आपका आंसर आ गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। देखो सॉल्व कैसे करा, पूरी चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे प्यारे बेटे एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट को इतना मुश्किल नहीं होता, मेरे पास इतने
इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, ऑल्दो आई वाज वर्किंग ऑन द एमसीक्यूज फाइल्स, और मेरे पास बेतहाशा बच्चों के मैसेजेस आ गए, सर वो एरिया अंडर द कर्व की एक्सरसाइज भी आप कवर करवा दें। तो मेरे प्यारे बेटे देखो, हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट y और dx। आपने जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, आपने उसको प्लॉट करना है और चुटकी बजा के आंसर निकालना है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई बड़े मजे का आ रहा है। एग्जामिनर कह रहे हैं y की वैल्यू गिवन है रूट के अंदर 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। कहता है कि भैया सॉल्व करके बताओ x इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर। ये क्वेश्चन मार्क कर लो बेटा पेपर के लिए, 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक समझेंगे ना, लॉजिक जब समझ में आएगी तो बात पल्ले पड़ेगी। अब देखो सबसे पहला काम, चाहो तो क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतार लो, सही है ना। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने क्या करा, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतार लिया। चूंकि क्वेश्चन में लिखा होगा एरिया अंडर द कर्व, तो हम लिख देंगे एज वी नो डेट, यानी कि सिंपल तरीके से मैंने यहां पे लिखा एज वी नो डेट। और हमें पता है कि भैया हमारे पास एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट y इंटू डी एक्स। अब आपने सिंपल वैल्यूज को प्लॉट करवाना है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, देखो अपर लिमिट बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, देखो एक आपके पास हाफ आ रहा है। आपको अगर नहीं पता इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, कैलकुलेटर पर डाल के चेक कर लो। हाफ होता है 0.5 के, और रूट 3/2 जो होगा, जो भी वैल्यू होगी वो इससे एटलीस्ट बड़ी होगी। तो रूट 3 बराबर होता है 1.7 के, 1.7 डिवाइड बाई 2, जो भी आंसर आएगा वो इससे एटलीस्ट बड़ा होगा। 1 से तो बड़ा ही होगा ना, रूट 3 1 से तो बड़ी वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है ऊपर मेरे पास रूट 3/2 आ गया, नीचे मैंने हाफ को लिख दिया। हमेशा याद रखिएगा जो भी इन दोनों लिमिट्स में से बड़ा लिमिट होता है, हमेशा उसको ऊपर डालते हैं, वो अपर लिमिट होता है। ओके, अच्छा आगे y के अंदर y की वैल्यू डाल दीजिए। y की वैल्यू किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू dx का dx। अब आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन, देखो एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने सिंपल इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है। अभी आप भूल जाओ लिमिट सिमिट को, सब भूल जाओ। अभी आप ये देखो कि यार आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है इस टर्म के ऊपर। यू नीड टू अप्लाई द इंटीग्रेशन, यू नीड टू कंसीडर दिस थिंग। अगर मुझे इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, लॉजिक क्या है? अरे भाई लॉजिक बहुत सिंपल है। हमें मालूम है, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो कि ना याद हो, कि इंटीग्रेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट किसके बराबर होता है, कि भाई कभी भी तुम्हारे पास इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाए, 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। देखो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, सिंपल तरीके से बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के। तो यहाँ पे देखो ना यही चीज तो आ रही है। अरे भाई मेरे पास यहाँ पे ए का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना मेरा प्यारा बेटा। तो तरीके से देखना चाहो लिख दो एक दफा, कि ऊपर क्या आ गया रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, नीचे हाफ का हाफ, 1 का 1, डिवीजन के अंदर रूट का रूट, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवा लो, क्या बन जाएगा। देखो भाई इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाऊंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स के बराबर है ए, किसके बराबर है, ए बराबर है हमारे पास 2 के, और बाहर मेरे पास यहाँ पे जो लिमिट्स आ रही थी वो ब्रैकेट के बाहर चली गई, नॉर्मल सी बात है, रूट 3/2 और 1/2 ब्रैकेट्स के बाहर आ गए। अब मैंने बैठ के क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर सिंपल आपने लिमिट्स को अप्लाई करवा देना है। तो भाई यहाँ तक का काम कर लिया, देखो सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया, अब फाइनली मैं लिमिट्स को अप्लाई करवा दूंगा। तो लिमिट्स कैसे अप्लाई होंगी, देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, लिमिट्स कैसे अप्लाई करोगे, अप्लाइंग लिमिट्स, यहाँ पे लिख दो अप्लाइंग लिमिट्स। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हो, एक दफा अपने फंक्शन में अपर लिमिट को डालोगे, फिर माइनस का साइन एक दफा लोअर लिमिट को डालोगे। तो भाई मेरा फंक्शन जो है ना, इसके अंदर एक दफा अपर लिमिट को डालना है। तो रूट 3/2 ऊपर एज इट इज, एक्स की जगह पे अपर लिमिट आ गई, नीचे वाला 2 एज इट इज का एज इट इज, माइनस का साइन एक दफा फिर लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, अब की बारी में इनपुट लोअर लिमिट का दे देंगे, नीचे 2 का 2। अब इसको बैठ के अगर आप सिंप्लीफाई करवाओ तो आपका सिंपल वे में आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करवा लो, क्या मसले की बात है, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे डाल के करना चाहो कैलकुलेटर पे डाल के कर लो। नहीं तो अगर 4 नंबर के लिए आता है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, कि भाई नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रूट 3/2 नीचे आ गया, और नीचे पहले से 1/2 मौजूद था, फिर माइनस का साइन, आगे क्या होगा साइन इनवर्स, ऊपर क्या था 1/2 का 1/2, पहले से नीचे 2 मौजूद था, सही है ना। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेटर पे डालोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर दे देगा। क्या आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आ जाए कैलकुलेटर पे डाल लो, मैं आपके सामने डाल के दिखा देता हूँ। सिंपल तरीके से शिफ्ट दबा के साइन पे क्लिक करोगे, साइन इनवर्स आ गया। तो अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 3 को किस पे डिवाइड करवाना है, 4 के साथ, और इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास सिंपल 0.447 के बराबर, माइनस का साइन, फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर साइन इनवर्स 1/4 करना है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 0.252 के बराबर। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दो। तो भाई 0.447 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ 0.252 से, तो तकरीबन आंसर आएगा 0.195 के। किसके बराबर आंसर आ जाएगा? 0.195 के। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगेन यूनिट क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बताओ भाई इसमें क्या मसले की बात है? लोग कहते हैं मुश्किल है। बताओ मेरे प्यारे बेटे, बात पल्ले पड़ती है, समझ में आती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ये आ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना क्वेश्चन नंबर 3 है। क्यों? क्योंकि लॉजिक आपको भी समझ में आ जाएगी। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव करेंगे, समझते हैं इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे कहता है कि y इज इक्वल टू ln x, x की एक वैल्यू आ रही है 3, एक वैल्यू आ रही है 1 के बराबर। एग्जामिनर कहता है सॉल्व करके बताओ। मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर एरिया अंडर द कर्व के ऊपर एग्जामिनर बोलेगा सॉल्व करो। तो भाई पहला स्टेप तो आपका क्या होना चाहिए? आपने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दिया। सेकंड स्टेप के ऊपर आप एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले को लिखोगे। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि सिंपल तरीके से यहां पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एज वी नो डेट। और हमें एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला पता है किसके बराबर है? एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट y का y dx का dx। आपने सिंपल वैल्यूज को प्लॉट करवाना है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल तरीके से बेटा देखो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बी का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट। जो भी दोनों लिमिट्स आपको गिवन है उसमें जो बड़ी वाली वैल्यू होती है लिमिट की वो ऊपर आती है, छोटी वाली लिमिट की वैल्यू नीचे आती है। y का मतलब क्या है? जो आपको इक्वेशन गिवन है y के रेफरेंस से, वो यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगी। तो सिंपल तरीके से ये आ गया ln x इंटू dx का dx। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक साथ दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे। एक तो एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट है, लिमिट का कॉन्सेप्ट है। दूसरे नंबर के ऊपर इंटीग्रेशन ln x के ऊपर अप्लाई हो रही है। हमें बात पता है कि इंटीग्रेशन का ln x में कोई फॉर्मूला नहीं होता। कभी भी ln x का क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन पे आ रहा है तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि भाई वहां पे हमें बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो कि हमें मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे? अरे भाई बहुत सिंपल है बेटा। किस तरीके से कि देखो यहाँ पे ln x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मैं खुद ही कंसीडर कर लूंगा। हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे हुए u इंटू वी वाले फॉर्म के। तो मैं क्या जानता हूं, मैं इसको क्या कह सकता हूं? as we know that इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है अगर 4 नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है? तो भाई हमें पता है दुनिया के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है u वाली टर्म को एज इट इज लिखोगे, इंटीग्रेशन आपके पास अप्लाई हो जाएगी v वाली टर्म के ऊपर, नेगेटिव का साइन अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है u के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाता है v के ऊपर, और बाहर एक dx का dx और आ जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है? इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है बाय पार्ट्स के ऊपर। अभी लिमिट्स को आप भूल जाओ। तो अभी आप इसको लेट सपोज मैं कह देता हूं ये मेरा इक्वेशन नंबर अल्फा आ रहा है, सही है ना? अभी मैं अपनी सारी लिमिट्स को भूल जाता हूं। तो भाई मैं सिंपल तरीके से क्वेश्चन को अगर मैं उतारूं तो क्वेश्चन बेसिकली क्या गिवन है? ये गिवन है ln x इंटू dx। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने 1 अपने पास से कंसीडर कर लिया क्योंकि ln का तो इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब आपको पता है एक को आपने u कहना है, एक को v कहना है। जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता उसको हम u कहते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है उसको v कहते हैं। या फिर आप आई लाटे मेथड को इस्तेमाल कर लो तो उसके अंदर भी यही होता है, लियाटे मेथड के अंदर भी, कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसको हम u कहेंगे, और जो आपके पास कांस्टेंट वगैरह आ रहा है वो डायरेक्टली v के ऊपर कंसीडर होगा। और अब मैं फाइनली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि यहाँ पे बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा है। तो भाई सबसे पहले आपको कंसीडर करवाना पड़ेगा u क्या है, v क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि भैया हमारे पास u बराबर है किसके? ln x के। और u वाली टर्म के ऊपर हमेशा क्या लिया जाता है? डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल du बाई dx इज इक्वल टू ln x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर, सही है ना? तो हमने सिंपल ln x का डेरिवेटिव ले लिया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या करेंगे? v वाली टर्म को कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देंगे, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो भाई क्या बन जाएगा? यानी कि मैं क्या लिखूंगा? लेट v इज इक्वल टू 1 के बराबर, और v वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाता है तो मैं क्या लिखूंगा? टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन v पे भी अप्लाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन 1 पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो भाई 1 की इंटीग्रेशन होगी, जिसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है वही वेरिएबल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने u का डेरिवेटिव और v की इंटीग्रेशन निकाल ली। अब फाइनली इसको इक्वेशन नंबर 1 में आप प्लॉट करवा दीजिए पूरे फॉर्मूले को। तो क्या बन जाएगा? यानी कि जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा, देखो u वाली टर्म को एज इट इज लिखेंगे तो ln x एज इट इज आ गया। सिंपल 1 वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाएगा, माइनस का साइन लोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लोगे, डेरिवेटिव को अप्लाई करवाओगे किसके ऊपर, u वाली टर्म के ऊपर, और इंटीग्रेशन अप्लाई करवाओगे किसके ऊपर, v वाली टर्म के ऊपर, बाहर dx का dx एज इट इज। चूंकि हमने वैल्यूज अपनी ऑलरेडी निकाल ली है, सबसे आसान तरीका यही होता है, तो फायदा क्या हुआ कि देखो ln x का ln x एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन क्या है भाई, 1 की इंटीग्रेशन x के बराबर है, फिर नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 के बराबर, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x के बराबर, ऊपर निकाली हुई भी हम लोगों ने, तो इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या आ गया, ये आ गया ln x इंटू x का x, आगे क्या हो जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x के बराबर होती है, तो बेटा देखो x से x कट जाएगा तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन सिंपल x के बराबर होगी, और सिंपल तरीके से आखिर में प्लस का c आप लिख सकते हो। अब देखो जरा बात को समझो, यहां से अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ln x माइनस का 1 प्लस का c। ये मेरे पास आंसर किसका आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ln x का आंसर आ गया, हम लोगों ने बाय पार्ट्स पे सॉल्व कर लिया, मगर एग्जामिनर ने हमें एरिया अंडर द कर्व निकालने को दिया था। तो भाई देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए जो बाय पार्ट्स पे सॉल्व होगा, तो आप सबसे पहले करते क्या हो, लिमिट्स के बगैर पहले क्वेश्चन के ऊपर इंटीग्रेशन लेके सॉल्व करवा लेते हो। तो मैंने क्या करा है, अभी जरा पूरी बात को समझो, हमने अभी इस क्वेश्चन को लिमिट्स के बगैर सॉल्व कर लिया, अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सिंपल लिमिट्स के बगैर सॉल्व कर दिया। अब जब लिमिट्स के बगैर सॉल्व कर लिया ना, अब फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करवा के भी सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि देखो इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे लिमिट्स मौजूद थी, तो मैंने फिलहाल के लिए लिमिट्स को इग्नोर कर दिया था और सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो मैं क्या कह सकता हूं, सिंस नाउ इक्वेशन अल्फा, now for equation alpha, now from equation alpha applying the limits, now from equation alpha applying the limits, क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ पे ओरिजिनली मेरे पास लिमिट्स भी गिवन थी, ऐसा ही ना, लिमिट्स भी गिवन थी, तो अब फाइनली हम लोगों ने लिमिट्स को अपनी अप्लाई करवाना है। तो याद रखिएगा अगर आप डायरेक्टली लिमिट्स को साथ साथ लेके चलोगे तो क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपके लिए, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है कि आसान तरीका क्या है कि पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करवा लो, देन लिमिट्स को अप्लाई करवा दो। अब जब मैं फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करवाने के ऊपर जाऊंगा, तो भाई आप एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले के साथ मैं क्या कह सकता हूं, ए का ए एज इट इज, जो भी मेरे पास इंटीग्रेशन का कंप्लीट आंसर आया उसको एज इट इज मैंने एक बार लिखना है, एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस का 1, और जो भी मेरी लिमिट्स आ रही है इनको मैंने डायरेक्टली ब्रैकेट के बाहर डाल दिया। अब फाइनली मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दूंगा, तो क्या बन गया, ये देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दफा अपर लिमिट फिर माइनस का लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा 3 का 3, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे अपर लिमिट की वैल्यू को डाल दीजिए, जहां जहां अपर लिमिट आ रहा है वहां डाल दिया माइनस का साइन, और अब की बारी में लोअर लिमिट को डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा ln 1 का 1 माइनस का 1, और सिंप्लीफाई करवा दीजिए। तो प्यारे बेटे देखो ये 3 का 3 एज इट इज, ln 3 का कोई वैल्यू होती है, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पर डाल के, भाई ln 3 क्या होता है, ln 3 बराबर होता है मेरे पास 1.09 के, आगे माइनस का 1 एज इट इज, आगे माइनस का साइन। देखो ln 1 का बड़ा मशहूर आंसर होता है, वैसे तो मुझे मालूम है कि 0 के बराबर होता है, तो 0 माइनस का 1 ये माइनस का 1 बन जाएगा। अब आप इस तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करवा दो, 1.09 में से जब मैं नेगेटिव के 1 को माइनस करवाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.9, सॉरी 0.09 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1, तो इन तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करवा दो कि भाई आपके पास ये क्या बन गया, चेक कर लो बेशक 1.09 में से अगर मैं नेगेटिव के 1 को माइनस करता हूं, 1.09 में से अगर मैं नेगेटिव के 1 को माइनस करता हूं तो ये 0.09 बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया और इसके अंदर हम लोगों ने 1 का इजाफा करवा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1.27, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, तकरीबन 1.27 1.28 के बराबर आ रहा होगा। ये आपका फाइनल 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 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो कैसे सॉल्व किया, दोबारा पूरी बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है ln x के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है, ln x का एरिया अंडर द कर्व लेना है। देखो हमने ln x के क्वेश्चन को एरिया अंडर द कर्व के ऊपर ही हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है कि भाई नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होगी, बाय पार्ट्स के फॉर्मूले पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने बाय पार्ट्स के मेथड को अप्लाई करके पहले आंसर निकालना है, जब आंसर आ जाएगा देन फाइनली मैं लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा। लिमिट्स को अप्लाई करवाना बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं काम करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के काम के ऊपर मूव करना होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में भी इस्तेमाल होगा। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई y इज इक्वल टू x sin x, और आगे आपके पास लिमिट्स आ रही हैं x इज इक्वल टू पाई बाय 3 और पाई बाय 2 की। एग्जामिनर कहता है कि भाई हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो भाई सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पहले बात को समझना पड़ेगा कि भाई देखो क्वेश्चन अगेन अगेन इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन को सबसे पहले आपने एक दफा एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया, देन आप क्या लिखोगे, एज वी नो डेट। उसके बाद सिंपल आप लिमिट्स एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले को कॉपी डाउन करोगे। एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू ए अपर लिमिट लोअर लिमिट y का y dx का dx। एंड देन फाइनली आपने क्या करना है, देन फाइनली आपने वैल्यूज को प्लॉट अप करना स्टार्ट करवाना है। अब देखो मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पे लिमिट्स क्या है, π/3 और π/2। देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, π/3 छोटी वैल्यू होती है, π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो बड़ा एंगल कौन सा आ रहा है, 90 डिग्री का। तो जाहिर सी बात है बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे, छोटी वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू जहां बड़ी होती है ना, वो वैल्यू एक्चुअल में ओवरऑल छोटी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हो 1/4 और कहीं पे लिखा हो 1/6, तो भाई बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू 1/4 है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू जो छोटी होती है ना, ओवरऑल आंसर बड़ा देती है। वाइल अगर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू लिखी हुई होगी बहुत बड़ी, तो आंसर आपको छोटा मिल रहा होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। y की वैल्यू देखो किसके बराबर है, y बराबर है हमारे पास सिंपल तरीके से x इंटू साइन एक्स के आगे dx का dx। अब अगर देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक बड़ी मजे की है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना चाहते हो ना, सो भाई सिंपल तरीके से मुझे साफ तौर पे दिख रहा है x और sin x का आपस में कोई भी जोड़ नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सॉल्व होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बाय पार्ट्स के मेथड के ऊपर। तो मैं ये कह देता हूँ इक्वेशन नंबर अल्फा आ रही है, और मैं विदाउट लिमिट्स अपने क्वेश्चन को लेके चलता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है एक्स और साइन एक्स के ऊपर। अभी लिमिट्स को भूल जाओ, आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट को अगर मैं अप्लाई करवाऊंगा, तो मैं कहता हूँ कि भाई एज वी नो डेट हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये कहता है कि भाई इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स बराबर होगा, u वाली टर्म को लिखो, इंटीग्रेशन अप्लाई करो v वाली टर्म के ऊपर, नेगेटिव का साइन लो, इंटीग्रेशन का साइन लो, डेरिवेटिव को अप्लाई करो u के ऊपर, इंटीग्रेशन को अप्लाई करो v के ऊपर, और बाहर आपके पास एक dx का dx एडिटिव मौजूद होगा। तो ये हमारे पास होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो अब देखो मैं यहाँ पे अगर लिमिट्स के बगैर अपनी इक्वेशन को लिखता हूँ, तो लिमिट्स के बगैर मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं लिमिट्स को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दूं, तो ये मेरे पास क्वेश्चन बन रहा है x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। हमें ये बात मालूम है कि विदाउट लिमिट्स यानी कि क्वेश्चन मेरा क्या है, विदाउट लिमिट्स। अगर मैं लिमिट्स को अभी नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो लिमिट्स के बगैर मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स के बराबर है ना भाई, ऐसा ही है। सो भाई जरा बात को समझो, बात बड़े मजे की है। आपके पास बेसिकली यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है एक्स का, एक है साइन एक्स का। तो अगर मैं इसको सॉल्व करवाना चाहता हूँ, तो सॉल्व करवाने की लॉजिक ही क्या है कि भाई मैं चाहता हूं कि इसको विदाउट लिमिट्स फिलहाल के लिए भी बाय पार्ट्स पे सॉल्व कर लें। तो यू क्या होगा, वी क्या होगा, हमें पता है लियाटे मेथड क्या होता है, या फिर आई लाटे मेथड कर लो, बात एक ही होती है। देखो इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है, और आपके पास देन क्या आ रहा है, आपके पास देन जो आपके पास ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो बाद में आता है। चाहे आप आइलाटे के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करो, लियाटे को करो, बात एक ही होती है कि देखो एल्जेब्रिक वैल्यू पहले आ रही है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू आ रही है। इसका मतलब एल्जेब्रिक पार्ट चूंकि पहले आ रहा है, तो ये यू होगा, और ये वाली टर्म आपका वी कंसीडर होगी। कोई मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे भाई बहुत सिंपल है। यानी कि देखो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे सपोजिशन करवाने के ऊपर जाऊंगा, तो मैं कहता हूं कि भाई u किसके बराबर है, x के बराबर है, तो जो भी u वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव ले लीजिए। तो भाई सिंपल तरीके से टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो u वाली टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो ये बन जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, तो ऑब्वियसली ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने u वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, v वाली टर्म को आप इंटीग्रेशन उसको पे करवाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई जो भी v वाला फंक्शन आ रहा है उस पे इंटीग्रेशन लेंगे। तो लेट v इज इक्वल टू, हमारे पास हमने साइन x को v का है ना, तो भाई v वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन v के ऊपर अप्लाई होगी, सिंपल तरीके से साइन x का इंटीग्रेशन ले लिया जाएगा। हमें ये बात पता है कि बेटा देखो साइन x की इंटीग्रेशन दुनिया में किसके बराबर होगी, साइन x का सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है नेगेटिव के कॉस के बराबर। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से नेगेटिव का कॉस आ गया। अब आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को उठा के अपने बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में अप्लाई करवा देना है। आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को उठा के अपने बाय पार्ट्स के फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई करवा देना है, सिंपलीफाई करवाओगे आंसर आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, मैं अगेन बता देता हूं कि देखो मैं क्या कह सकता हूं
कि नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स और सिंपल तरीके से इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, देखो बेटा हमारे पास x इंटू साइन एक्स इसके बराबर आ जाएगा। जब मैं इसके ऊपर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करवाऊंगा तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से, x को चूंकि मैंने u कहा हुआ है तो u वाली टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन साइन x पे अप्लाई हो रही है, dx का dx पे, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा किसके ऊपर, u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई की जाएगी v वाली टर्म के ऊपर जो कि साइन x के बराबर है, और बाहर एक dx का dx एज इट इज आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लीजिए तो क्या बन जाएगा, x का x एज इट इज, साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, ये हमें साफ तौर पे पता है नेगेटिव के कॉस के बराबर होती है, तो यहां पर आ गया नेगेटिव का कॉस x, फिर नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, और साइन x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सिंपल तरीके से नेगेटिव के कॉस x के बराबर इंटू dx का dx। आपको भी ये बात मालूम है, मुझे भी ये बात मालूम है कि जब ब्रैकेट से बाहर ये जो नेगेटिव साइन है ये बाहर वाले नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का x इंटू कॉस एक्स और नेगेटिव नेगेटिव प्लस का साइन, इंटीग्रेशन सिंपल कॉस एक्स इंटू dx के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब फाइनली जब आप इस यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का x इंटू कॉस एक्स प्लस का साइन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, पॉजिटिव के साइन x प्लस के c के बराबर होती है। जरा गौर से समझो अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा है मेरे प्यारे बेटे। मैं आप लोगों की फरमाइश पे जब ये लेक्चर डिजाइन करूं तो खुदारा बात को समझो, लोगों ने काम यहाँ पे क्या करा है, बहुत सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल चीज नहीं करी। यहां तक की बात को दोबारा समझ लो, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो भाई देखो क्वेश्चन आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स का क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार लिखा, आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो आपने एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले में इक्वेशन को प्लॉट कर दिया। देखो कभी भी अगर आपके पास बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट आ जाए, मुश्किल कॉन्सेप्ट आ जाए, तो आप अभी लिमिट्स को फिलहाल इग्नोर कर दो, लिमिट्स को फिलहाल इग्नोर कर दो, इसको इक्वेशन अल्फा का नाम दे दो। आपने सिंपल अपने क्वेश्चन को एक बार लिखा, आपका सिंपल क्वेश्चन क्या है, विदाउट लिमिट्स अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई अभी लिमिट्स को भूल जाओ, अभी लिमिट्स को भूल जाओ, लिमिट के बगैर अपने क्वेश्चन को लिखो, यानी कि अभी हम लोगों ने क्या करा है, लिमिट्स के बगैर अपने क्वेश्चन को एक बार तहरीर कर दिया। एक दफा हम लोगों ने क्या काम करा है, लिमिट्स के बगैर क्वेश्चन को लिखा है। इससे फायदा क्या हुआ कि भाई मुझे साफ तौर पे सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने सिंपल तरीके से u और v को सपोज करवाया, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करवा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर मैंने x इंटू साइन एक्स का आंसर निकाल लिया। मगर चूंकि हमें तो इस क्वेश्चन का आंसर किस पे निकालना था, लिमिट्स पे निकालना था, कोई मसले की बात नहीं है। तो अब जब आपने ये वाला काम कर दिया ना, अब आप फाइनली क्या कह सकते हो, अब आप फाइनली कह सकते हो नाउ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन अल्फा, आप यहां पे लिख दो बेशक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन अल्फा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन अल्फा, और यहां पे आगे लिख दो अप्लाइंग लिमिट्स, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, अब लिमिट्स को फाइनली अप्लाई करवा रहे हो। तो भाई अब देखो, अब जो आपके पास ये x और sin x आ रहा है ना, आप इसको जब लिख रहे हो तो यहाँ पे लिमिट्स लिख दो। लिमिट्स क्या क्या थी मेरे पास, π/2 थी और π/3 थी, और आगे क्या था, x इंटू साइन एक्स का, x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो भाई देखो मेरे पास जो भी आंसर आया ना, उस आंसर को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा और बाहर लिमिट्स को लगा दूंगा। देखो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया है सिंपल तरीके से नेगेटिव का x, आगे क्या है कॉस एक्स का कॉस एक्स, आगे क्या है प्लस का साइन एक्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिट्स, तो आप कभी भी कांस्टेंट को नहीं लिखते, यानी क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है इंटीग्रल कांस्टेंट। लिमिट्स को जब अप्लाई करवा रहे हो तो आपका आंसर ऑलरेडी किसके अंदर होगा, आपका ऑलरेडी आंसर कांस्टेंट ही आएगा ना कोई कांस्टेंट आएगा जब लिमिट को अप्लाई करवाओगे, तो इसे सी नहीं लिखा जाता कभी भी। तो अब आपने क्या करा, सिंपल तरीके से ब्रैकेट के बाहर लिमिट्स को डाल दिया। देखो इस स्टेप के अंदर हमने क्या करा, लास्ट जो क्वेश्चन में भी स्टेप किया था, क्या कर रहे हो, आपने पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन का आंसर निकाल लिया, अब फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करवा दो। अब फाइनली लिमिट्स को आपने शो करवा दिया ऊपर, ही अच्छा तरीका करने का। अब मैं क्या करूंगा, जब लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो एक दफा अपर लिमिट का फॉर्मूला डालेंगे फिर लोअर लिमिट का, तो भाई अपर लिमिट क्या है π/2, तो देखो नेगेटिव का साइन एडिटिस का एडिटिस। अच्छा इसमें एक काम और कर सकते हो, आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आप डायरेक्टली यार यहाँ पे देखो कि यार क्वेश्चन को तो रीअरेंज कर दो, आप पहले क्वेश्चन को रीअरेंज कर दो, वरना आपके लिए कंफ्यूजन का बायस होगा। कि देखो ये वाली टर्म नेगेटिव में आ रही है पॉजिटिव में आ रही है ना, तो अपनी जिंदगी को आसान बनाना खुद सीखो। तो मैं साइन एक्स प्लस वाला पहले लिख देता हूँ और x इंटू कॉस एक्स को बाद में लिख देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, एग्जामिनर का इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर इससे मेरा अपना फायदा होगा कि यार क्वेश्चन मेरे लिए जरा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब फाइनली मैं लिमिट्स को अप्लाई करवाता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन का साइन अब पहले आप अपर लिमिट को डाल लो, अपर लिमिट क्या है π/2, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे अपर लिमिट को डाल दो, π/2 कॉस का कॉस π/2 आपने डाल दिया।
अब नेगेटिव का साइन लगाऊंगा और अब की बारी में लोअर लिमिट को डालूंगा, जहां जहां एक्स आ रहे हैं वहां आपकी बारी में लोअर लिमिट को डालूंगा। तो साइन पाई बाय थ्री माइनस का पाई बाय थ्री कॉस का कॉस पाई बाय थ्री। अब सिंप्लीफाई करवा दो मेरे प्यारे शागिर्दों। देखो पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब होगा 3 6 18 60 डिग्री। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर, कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना नहीं होता, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू डाल लेंगे, ऊपर फंक्शन एंगल डिग्री में सेलेक्ट हुआ होगा। तो भाई ये फनकारियां आपने नहीं करनी। देखो क्वेश्चन जब कर रहे हो तो आपको तरीके उसका तरीकेकार पता होना चाहिए। अगर आपको पाई बाय 2 को है तो पहले कन्वर्ट करवा लो डिग्री के अंदर, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाओगे 90 डिग्री बन जाएगा। पाई बाय 3 क्या होता है 60 के बराबर। तो यानी कि मुझे सॉल्व करना है सबसे पहले साइन 90। साइन 90 का बड़ा मशहूर आंसर होता है, वैसे मैं लिख देता हूँ, साइन 90 बराबर होता है हमारे पास 1 के। आगे क्या है पाई बाय 2 का पाई बाय 2 एट इट इज कॉस 90 बराबर होता है 0 के, सही है ना। आगे क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 का जो आंसर होता है कैलकुलेटर मौजूद है उस पर सॉल्व कर लो। वैसे मुझे तो डायरेक्टली याद है क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट दी एयर नस्ट के फास्ट के आईबी के बैचेस को पढ़ा रहा होता हूँ मैं, तो वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो भाई साइन पाई बाय 3 बराबर होता है √3/2 के। फिर आगे नेगेटिव का पाई बाय 3 एट इट इज, और कॉस पाई बाय 3 क्या होगा, कॉस पाई बाय 3 होगा आपके पास 1/2 के बराबर, ये होगा 1/2 के बराबर। सही है ना, चेक कर लीजिएगा। देखो इस टर्म से ये कैंसिल आउट हो गया, 1 का 1 आ गया, नेगेटिव का साइन यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ऊपर मेरे पास आ गया √3/2, √3 नीचे 2, यहाँ पे आ गया सिंपल नेगेटिव का पाई बाय 6। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम वगैरह ले लोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो प्रॉपर्ली, तो ये बन जाएगा 1 का 1 नेगेटिव का साइन। एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर एलसीएम लिया जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास, देखो इस 2 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ऊपर भी 3 लेकर आ जाता हूँ, मल्टीप्लाई डिवीजन मेथड हो गया ना। तो नीचे 6 आ गया, ऊपर ये आ जाएगा 3√3 माइनस का पाई। डायरेक्टली कैलकुलेटर पर डाल के आंसर निकाल लो, क्या बन जाएगा 1 माइनस का, और आगे डिवीजन का सिंबल 3√3 नीचे डिवीजन में 6, ऊपर फिर मैं लिखूंगा पाई, नेगेटिव के साइन के बाद पाई। और इसको अब मैं सॉल्व करवा लेते हैं। इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आंसर क्या आ गया 0.657 के बराबर आ रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, मतलब और इसको जो है ना एलसीएम वगैरह लेने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आपको चूंकि कांस्टेंट की आंसर ही चाहिए तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, 0.67 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया। देखो सारा काम बहुत आसान है, मैंने एक एक लेक्चर के अंदर बड़ी मेहनत करके आपको पहले पढ़ाया हुआ है। मैं आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा मेरे प्यारे बेटे। इंटीग्रेशन लेना मैंने आपको सिखाया हुआ है, बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है, किस तरीके से लिमिट्स अप्लाई होती है मैंने सिखाया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई एक साथ क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को इतना मुश्किल नहीं है, आगे को 3 4 जो क्वेश्चन है ना वो तो बिल्कुल ही जो है ना मतलब माठे क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, हर बच्चे ही सॉल्व कर सकते हैं बगैर किसी उसके। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वर द इंपॉर्टेंट वन। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, सही है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगेन एरिया अंडर द कर्व को अगर सॉल्व करना है तो भाई आपको क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू 1/9 प्लस का एक्स स्क्वायर, नॉर्मल सी बात है। आपको भैया लिमिट्स गिवन है एक्स की -√3 और पॉजिटिव का √3, सही है ना। तो भाई आपने सिंपल एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले को अप्लाई करवाया एज वी नोटेड लिखते हुए। तो आपको पता है एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिमिट एक गिवन है, नीचे लिमिट एक गिवन है, y का y dx का dx। सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, देखो भाई हमारे पास सिंपल तरीके से ऊपर वाली जो लिमिट है ये आ रही है √3, जो नीचे वाली लिमिट आ रही है ये आ रही है नेगेटिव का √3, y की वैल्यू आ रही है 1/9 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का dx। अब फाइनली आपने इसको सिंप्लीफाई करवाना है, कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे, देखो भाई सिंपल फॉर्मूला होता है, आप इसको लिख भी सकते हो कि भाई हमारे पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, वेन एवर द इंटीग्रेशन इज अप्लाइंग ऑन 1/a² प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला बराबर होता है किसके, 1/a इंटू टेंजन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस के सी के बराबर। तो अगर मैं अपने ओरिजिनली क्वेश्चन को देखूं तो ये क्या बन रहा है, लिमिट्स आपकी क्या आ रही है √3 और नेगेटिव का √3, आपके पास 1/9 का देखो मतलब क्या होता है 9 होता है 3 का स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का dx एडिट इज। इसको सिंप्लीफाई करवा दो यार, क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई अगर आप इसे करवाओगे तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा ये हो जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से क्या, कि देखो ये आपके पास ए की वैल्यू आ रही है, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ रही है, सिंपल तरीके से फॉर्मूले को मैं प्लेस करवा दूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि देखो जब फॉर्मूला प्लेस करवा रहे हो इंटीग्रेशन का साइन रिमूव होगा तो लिमिट्स ब्रैकेट के बाहर चली जाएंगी। तो 1/a, ए की वैल्यू देखो क्या है 3 के बराबर है, 3 आ जाएगा। आगे सिंपल टेंजन इनवर्स का टेंजन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए। तो बेटा एक्स की वैल्यू देखो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, नीचे ए की जगह पे 3 का 3 आ गया। और आपकी जो लिमिट्स हैं अब ये फाइनली लिमिट्स आपके ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी, √3 और नेगेटिव का √3। अब देखो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि भाई ये जो 1/3 आ रहा है ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूँ। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया टेंजन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 3, और मेरी लिमिट्स क्या थी √3 और नेगेटिव का √3। अब फाइनली आप
यहाँ पे अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवा दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भाई 1/3 का 1/3 यहाँ पे आप बेशक लिख दो, नाउ अप्लाइंग दी लिमिट्स, नाउ अप्लाइंग दी लिमिट्स। तो देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स अपर लिमिट की वैल्यू √3 के बराबर है, नेगेटिव का साइन अप्लाई करो, सही है ना, और एक दफा लोअर लिमिट की वैल्यू को डाल दो, आगे क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का √3, नीचे डिवीजन में 3 का 3। अब इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो, क्या बन गया, ये बन गया 1/3 का 1/3। टेंजेंट इनवर्स को डालो, सिंपल मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, टेंजेंट इनवर्स को डालो, ऊपर डाला आपने सिंपल √3 और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, सिंपल 3 का 3, सही है ना। तो इसका आंसर देखो किसके बराबर होता है, अच्छा ये रेडियन में चूंकि मैंने कन्वर्ट करा हुआ है तो मेरे पास डायरेक्टली π/6 आ रहा है, बट आपके पास कुछ भी आ जाएगा। आपके पास हो सकता है कि भाई डिग्री में कन्वर्ट हुआ हो तो कुछ और आ जाए, तो डिग्री में कन्वर्ट करा हुआ होगा तो आपके पास आएगा 30 डिग्री, बात एक ही है, आप उसमें करना चाहो उसमें रख लो। मगर यूजुअली होता ही है कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म के अंदर हमारे पास पैटर्न ये होता है कि भैया आपके पास सिंपल तरीके से एंगल जो होता है ना वो हमेशा रेडियन में रखा जाता है, तो आप डायरेक्टली कर लो, कोई मसले की बात नहीं, आपका डिग्री में कन्वर्ट हुआ हुआ है तो आपको 30 डिग्री दे देगा वो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव का √3/3, तो ये अगर मैं इसको करता हूँ तो ये क्या आएगा, अगर मैं नेगेटिव की वैल्यू पे निकालता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का 30 डिग्री। तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 30 बन जाएगा। और अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करवाऊंगा, देखो 30 डिग्री का मतलब क्या होता है π/6, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस का अगेन 30 डिग्री का मतलब क्या होगा π/6, तो क्या बन जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना, इसको सिंपल वे में अगर आप सिंप्लीफाई करवाओगे तो देखो क्या बन जाएगा, π/6 प्लस का π/6 इसके बराबर होगा, ये देखो चूंकि एलसीएम सिमिलर आ रहा है तो ये बन जाएगा 2π/6 के बराबर, और बाहर क्या मौजूद था 1/3 का 1/3। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो, 2 1 2, 2 3 6 और 3 3 क्या हो जाएगा 9, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, π/9 के बराबर। अच्छा चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सॉल्व करने का एक तरीका और है कि जो मैंने आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया था, कि कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास एक जैसी लिमिट्स गिवन होती हैं आप उस पैटर्न के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों पैटर्न सिंपल होते हैं, दोनों पैटर्न्स में आंसर भी सिमिलर ही मिलता है। कि देखो यहाँ पे आपके पास जो लिमिट्स आ रही है वो चूंकि एक दूसरे की बिल्कुल इक्वली बराबर आ रही है, मगर उनका साइन क्या है, अपोजिट है, उनका साइन देखो क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। तो आप फंक्शन को चेक करोगे आया फंक्शन इवन है कि ऑड है, उस पैटर्न पे चाहो तो उस पे सॉल्व करवा लो, कोई मसले की बात नहीं। तो फंक्शन को इवन या ऑड चेक करोगे, तो भाई कैसे चेक करते हैं, कि सिंपल तरीके से जहां जहां एक्स आ रहा है वहां नेगेटिव का एक्स डाल के चेक करोगे, तो क्या बन जाएगा 9 प्लस का साइन, अगर मैं नेगेटिव की वैल्यू को डालूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे स्टिल क्या मिलेगा, पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। तो इसका मतलब मेरे पास वापस से वो आंसर आ गया, इसका मतलब फंक्शन इवन है। जब कभी फंक्शन इवन होता है तो हम फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, 2 का 2 लिखो एक दफा एज इट इज, और सिंपल तरीके से जो भी बड़ी वाली लिमिट है उसको लिखोगे और छोटी वाली लिमिट की जगह पे जीरो डाल दोगे। फिर आगे सिंपल तरीके से क्वेश्चन को मैंने एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन करवा दिया इनटू डीएक्स का डीएक्स। इस पैटर्न पे सॉल्व करना चाहो इस पे सॉल्व कर सकते हो, बात एक ही है। इसको भी सिंप्लीफाई जब आप करवाओगे तो आखिर में आंसर π/9 ही आएगा, सही है ना। दोनों पैटर्न्स का तरीकेकार करेक्ट है, कोई मसले की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है मेरे प्यारे बेटे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली क्या चीज गिवन है बेटा, आपको एक बड़ी सी इक्वेशन गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है एरिया अंडर द कर्व निकालो। अगेन देखो सिंपल चीज है, इस क्वेश्चन को खुद से ऑल्दो आपको सॉल्व करना चाहिए, बट चलो मैं करके बता देता हूँ। कि भाई आपने सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर लिया, मुझे वैसे कॉपी डाउन करने की नीड भी नहीं पड़नी चाहिए। आपने एक दफा क्वेश्चन को क्या कर लिया, एक दफा कॉपी डाउन कर लिया, फिर सिंपल तरीके से एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले को अप्लाई करवाओगे। तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ कि देखो आपके पास अपर लिमिट आ रही है 2, लोअर लिमिट आ रही है 0, सही है ना। और आपके पास फंक्शन क्या गिवन था 4x³ प्लस के साइन के बाद 3x², आगे आ रहा है प्लस का 2x, आगे आ रहा है प्लस का 1, फिर dx का dx। तो मैंने सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को बारी बारी तमाम वैल्यूज के ऊपर शेयर करवा दिया। देखो नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन को बारी बारी तमाम वैल्यूज के ऊपर शेयर करवा दो और इंटीग्रेशन बारी बारी तमाम वैल्यूज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स 2 and 0 एक दफा अप्लाई हो जाएगी 4x³ के ऊपर, फिर प्लस के साइन के बाद इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स 2 and 0 एक दफा अप्लाई हो जाएगी 3x² के पास इंटू dx का dx, यहाँ पे भी dx का dx। फिर देखो इंटीग्रेशन आपके पास विद द लिमिट्स 2 and 0 अप्लाई हो जाएगी एक दफा 2x के पास। फिर देखो बेटा इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स 2 and 0 एक दफा अप्लाई हो जाएगी 1 के पास। अब आप फाइनली यहाँ पे अपनी पर्टिकुलरली लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे इंटीग्रेशन अप्लाई होने के बाद, तो क्या बन जाएगा, देखो 4x³ की इंटीग्रेशन क्या होती है, 4x³ की इंटीग्रेशन होगी आपके पास, ये आ जाएगा सिंपल 4x⁴ डिवाइडेड बाय 4, और जो भी आपकी लिमिट थी ब्रैकेट के बाहर चली जाएंगी, तो 2 और 0 बाहर चला गया। सिमिलरली यहाँ पे 3x² की इंटीग्रेशन क्या होगी,
ये बन जाएगा 3x³ डिवाइडेड बाई 3, और अगेन जो भी आपकी लिमिट्स आ रही है ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी, सही है ना, 3 से वैसे 3 भी कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जब मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x² डिवाइडेड बाई 2, और मेरी लिमिट्स ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी, 2 से 2 कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 के ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई करवाएंगे तो x का x, और मेरी यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, मेरी जो लिमिट्स होंगी वो ब्रैकेट्स के बाहर आ जाएंगी। क्लियर है बेटा? अब फाइनली अब लिमिट्स को अप्लाई करवाने से पहले अगर तरीके से एक दफा लिखना चाहो तरीके से लिख दो कि भाई ये बन गया x⁴, लिमिट्स हैं 2 और 0। यहाँ पे आ गया x³ का x³, लिमिट्स आपके पास आ रही हैं ब्रैकेट के बाहर 2 और 0। फिर देखो आगे आ रहा है प्लस के साइन के बाद x², लिमिट्स आ रही हैं 2 और 0। फिर आगे आ रहा है सिंपल x, और आपकी पर्टिकुलरली जो लिमिट्स आ रही हैं वो आ रही हैं 2 और 0। अब फाइनली आप अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवा दो। लिमिट्स का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा 2⁴ माइनस 0⁴, पहला वाला हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2³ माइनस 0⁴। फिर आगे हो जाएगा पर्टिकुलरली 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। फिर आगे हो जाएगा सिंपल 2 माइनस का 0। अब आप सिंप्लीफाई करवाते रहो इसको, बैठ के आंसर आ जाएगा आपका। क्या बन जाएगा भाई, 2⁴ 16 के बराबर होता है, 2⁵ 8 के बराबर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का 2 एज इट इज। तो देखो 8 और 2 आपके पास 10 बन गया, 16 में 4 20 बन गया, तो 20 प्लस का 10 ये आ जाएगा 30 के बराबर, आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया 30 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। सेम काम आपने करना है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। मेरे ख्याल में यार इसके ऊपर मुझे करवाने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, सेम तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है। मैं आपको पैटर्न बता देता हूं ताकि फिर मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्टली करवा दूं, कि देखो अगेन सेम पैटर्न पे सॉल्व करोगे। अब इस क्वेश्चन को एज अ गिफ्ट के तौर पे आपने लेना है, खुद से सॉल्व करना है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि देखो अगेन यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे। ऊपर आपके पास अपर लिमिट, बड़ी वाली लिमिट कौन सी है, π/3, छोटी लिमिट आ रही है π/6। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 3 sec² x/dx। तो हमें पता है भाई सेक स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, उसको डायरेक्टली अप्लाई करवाओगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या है, ये होता है हमारे पास सिंपल टेंजेंट x के बराबर, और जो भी ये लिमिट्स आ रही है ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है यार, ये एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं बेटा। तो लिमिट्स आपकी ब्रैकेट के बाहर आ गई। अब फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे तो एक दफा वो टेंजेंट π/3 माइनस का टेंजेंट π/6 करोगे, सिंपल तरीके सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल में 2√3 या 2√2 आंसर आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा नहीं है, वो भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, वो आपका गिफ्ट का क्वेश्चन है, प्रॉपर्ली खुद से सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास y की वैल्यू आ रही है किसके बराबर, 6 का 6 आ रहा है, आगे है साइन स्क्वायर x, और आपको लिमिट गिवन थी 0 और π/3 की। अब देखो अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि लेट सपोज, मैं डायरेक्टली करके दिखा देता हूं। ऊपर मुझे लिमिट, एक लिमिट गिवन है मुझे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर π/3 के बराबर, दूसरी आ रही है 0 के बराबर। क्वेश्चन गिवन था 6 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू डीएक्स, तो एरिया अंडर द कर्व का मैंने डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई करवाया। देखो 6 जो है ना ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको तो बाहर निकाल दो, तो यानी कि मेरे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है, π/3 0, और किस पे अप्लाई हो रहे हैं, साइन स्क्वायर x इंटू डीएक्स के ऊपर। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में तो खैर इतना नहीं पूछा जाएगा, मगर एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर कभी भी इंटीग्रेशन अगर अप्लाई करनी होगी साइन या कॉस के ऊपर, इवन पावर आ रही हो, कि हम हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टॉट यू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बिलियंस ऑफ टाइम कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो भाई क्या बन जाएगा, देखो अभी लिमिट्स एज इट इज के एज इट इज रहेंगी हमारे पास, अभी हम इंटीग्रेशन और लिमिट्स को अप्लाई नहीं करवा रहे, तो लिमिट्स मेरी एज इट इज के एज इट इज रहेंगी। साइन स्क्वायर एक्स को मैं ब्रेक करवा दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और बाहर क्या है मेरे पास dx का dx एज इट इज। अब आपने काम क्या करना है, अब आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे लिमिट्स को यहाँ पे पहले एलसीएम को ब्रेक करवा दीजिए। तो एलसीएम जब ब्रेक होगा तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो अभी भी मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई नहीं कर रहा, मेरी इंटीग्रेशन अभी एज इट इज की एज इट इज है। मैं सिंपल यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करूंगा तो 1/2 एज इट इज आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx का dx। अब फाइनली आप क्या करोगे, अब फाइनली यहाँ पे आप इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शेयर करवा दो, या फिर वैसे इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका और भी है जो कि आप इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हो। वो आसान तरीका क्या है कि देखो ये 2 जो है ना नीचे डिवाइड हो रहा है मेरे प्यारे बेटे, ये 2 जो है ना यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन से बाहर शिफ्ट करो, ज्यादा आसान तरीका है। तो भाई ये क्या बन जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, और इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शेयर करवा दो। तो इंटीग्रेशन π/3 और 0 एक दफा 1 पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि देखो जब मैंने 2 को डायरेक्टली बाहर भेज दिया तो यहाँ पे अंदर क्या बच रहा है, 1 माइनस का cos 2x बच रहा है ना। तो इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के पास एज इट इज चली जाएगी, ज्यादा आसान तरीका है, आपको इतनी हर्डल्स करने की नीड ही नहीं है, आपको इतनी मुश्किलात करने की नीड ही नहीं है। डायरेक्टली मैंने इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शेयर कर दिया, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दो, सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे कि देखो
6 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या, 3 हो जाएगा ना, डायरेक्टली 3 बन गया ये तो। यहाँ पे देखो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन होगी x के बराबर, और जो भी लिमिट्स आपकी आ रही हैं ब्रैकेट के बाहर आपने शिफ्ट कर दी। सेकंड नंबर पे देखो cos 2x के ऊपर अक्सर बच्चे फॉरन से इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, फॉरन से इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि अभी एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं है, तो पहले आप एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे, बेसिक बेसिक बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर आप एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे, जब एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया अब फाइनली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लिमिट्स अप्लाई करवाने पे जाओगे। तो देखो 3 का 3 एज इट इज यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास आ गया सिंपल x का x, और इसकी जो लिमिट्स आ रही है मैंने एडिटिव यहाँ पे लिख दी, जो लिमिट्स आ रही है मैंने एडिटिव की एडिटिव यहाँ पे कॉपी डाउन कर दी। क्लियर है? अच्छा आगे क्या है, नेगेटिव का 1/2 का नेगेटिव का 1/2। अब फाइनली देखो चूंकि एंगल का बाहर आपने डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया, चूंकि बेटा आपने एंगल का बाहर डेरिवेटिव फॉर्म करवा दिया है, तो अब फाइनली आपने क्या करना है, अब फाइनली आपने यहाँ पे पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देना है। तो इंटीग्रेशन जब अप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल sin 2x के बराबर, और सिंपल तरीके से लिमिट्स आपकी आ रही थी ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी। सर आई एम डूइंग इट इन अ वेरी रफ मैनर, क्योंकि मैं चाहता था क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, तो मैं इसलिए मैं रफ वर्क के तौर पे करवा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। तो भाई 3 का 3 एडिट, अब फाइनली जब लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे तो अब क्या, आपकी अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया नेगेटिव का 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का साइन 2 का 2, पहले एक दफा अपर लिमिट डालोगे π/3 का π/3 साइन, फिर माइनस का वैल्यू, और आगे आ जाएगा आपके पास साइन का साइन 2 का 2, और फिर लोअर लिमिट की वैल्यू को डाल दोगे। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवाते रहो तो आंसर आ जाएगा π/3 का π/3 नेगेटिव का 1/2। तो भाई साइन 2 π/3 किसके बराबर होगा, कैलकुलेटर में डाल लो यार, कैलकुलेटर रेडियन में पहले अपना एंगल कर लेना, फिर डायरेक्टली साइन 2 π/3, वैसे मेरे ख्याल में ये होता है 135 के ऊपर चेक कर लो। तो हाँ ये √3/2 के बराबर आ गया, तो किसके बराबर आ रहा है, साइन 2 π/3। रेडियन में अपना एंगल लाजमी कर लीजिएगा, अक्सर बच्चे की गलती क्या होती है, रेडियन में एंगल नहीं करते और पाई की वैल्यू डाल रहे होते हैं। आगे क्या हो जाएगा, साइन 0 बराबर होता है 0 के, तो चिंता करने की नीड ही नहीं है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में बैठ के तो सिंप्लीफाई करवाते रहो, आपको पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है, हमने चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इसको मार्क कर लो, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, 5-4 नंबर के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको जल्दी से सॉल्व करके बता दिया, बाकी की रफ वर्किंग आपने खुद से करनी है। तो इसका फाइनल आंसर खुद से निकालो, कि मैं नहीं बता रहा इसका आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे बेटे, तो इसको खुद से सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, अच्छा मैंने बाय द वे लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने देखा नहीं मैंने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं 5 × e⁵ और अगेन सेम काम ही करना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगेन एरिया अंडर द कर्व का जब फॉर्मूला अप्लाई करवाओगे, देखो अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट नेगेटिव का 2 है, आगे क्या आ रहा है 5 × e⁵ अब देखो हमें पता है इंटीग्रेशन अगर मुझे नेचुरल एक्सपोनेंट पे अप्लाई करवानी है तो पावर में जो भी फंक्शन आ रहा है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो 5x का डेरिवेटिव बाहर 5 होना चाहिए जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करवाओगे, यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज एक बार लिखोगे, और जो भी आपकी लिमिट्स आ रही हैं वो एज इट इज बाहर आ जाएंगी। अब जब फाइनली आप लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट शुड बिकम e⁵ एक दफा अपर लिमिट को डालोगे, एक दफा आप लोअर लिमिट को डालोगे, तो क्या बन जाएगा e⁵ 5 3 माइनस का साइन e⁵ इंटू नेगेटिव का 2, तो नेगेटिव का 10 बन जाएगा। अब आप बैठ के तो सिंप्लीफाई करवा लो, कैलकुलेटर पर इसका आंसर निकाल लो। ई का फंक्शन गिवन होगा यूलर नंबर का, उसके पावर में एक दफा 50 डालो, एक दफा नेगेटिव का 10 डालो, आपका पर्टिकुलरली दोनों को सेपरेट करवाओ, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चन जो है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो एमसीक्यूज थे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, फिर भी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क के तौर पे कहूंगा क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सॉल्व करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को भी। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे, उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।